हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनमोल एजुकेशन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। हमने रिप्रोडक्शन के इससे पहले 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट यूनिट में हमने ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा। सेकंड यूनिट में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा। ठीक है। और इस यूनिट्स में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन और इसको डिटेल में जानेंगे। आप अगर 10th क्लास में हैं तो आपको इसके कुछ पार्ट में इतना डिटेल में पढ़ा दूंगा कि 12th का भी कुछ टॉपिक इसमें कवर हो जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स कब स्टार्ट होता है? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी जो गर्ल्स में 11 से 12 साल की उम्र में स्टार्ट हो जाता है और बॉयज में 12 से 13 या 14 साल तक की उम्र में स्टार्ट होता है। ये बॉयज में होता है, ये गर्ल्स में होता है। गर्ल्स में जो प्यूबर्टी का स्टेज है वो अर्लियर होता है बॉयज से। ठीक है। तो प्यूबर्टी होता क्या है? व्हेन प्रोडक्शन ऑफ germ cell, for example in male or ovum in female, begins in the body, then this stage is called puberty. puberty का सिंपल सा मतलब है कि अगर फीमेल बॉडी में या मेल बॉडी में प्रोडक्शन ऑफ मेल जर्म सेल एंड फीमेल जर्म सेल जैसे ओवम स्पर्म का होने लगे तो इस प्रोसेस को, इस स्टेज को हम कहते हैं प्यूबर्टी। लेकिन प्यूबर्टी में सिर्फ स्पर्म और ओवम का जो प्रोडक्शन है वो शुरुआत नहीं होता है, बाकी बाकी हमारे बॉडी में और भी कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं गर्ल्स में, बॉयज में एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, उसको हम अब आगे पढ़ते हैं। तो देखिए, चेंजेस अकर्स एट प्यूबर्टी। गर्ल्स में क्या देखने को मिलता है प्यूबर्टी के समय? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस एट दिस स्टेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट हो जाना, जिसको हम मेनार्च कहते हैं। ठीक है। इस स्टेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ब्रेस्ट इंक्रीज इन साइज, जो उनका ब्रेस्ट होता है वो साइज में बढ़ने लगता है। प्यूबिक हेयर ग्रो इन जेनाइटल एरिया एंड अंडर आर्मपिट्स। जो प्यूबिक हेयर होते हैं उनका ग्रो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। नैरो शोल्डर होते हैं, गर्ल्स का जो कंधे वाला एरिया होता है वो नैरो होता है। और वाइड हिप, जो हिप होता है वो चौड़ा होता है, वाइड होता है। उनकी वॉइस हाई पिच हो जाती है, यानी पतली आवाज हो जाती है। देखिए, फीमेल्स में जो ओजिनिसिस है, देखिए मेल में क्या होता है? मेल में हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो प्यूबर्टी के टाइम स्टार्ट होता है। बट फीमेल में ओजिनेसिस एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है। ये वीवी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। काफी बच्चे उसमें प्यूबर्टी आंसर कर देते हैं, बट आप एम्ब्रियोनिक स्टेज बढ़िएगा। एमसीक्यू में मान लो बाई चांस क्वेश्चन आ गया कि ओजेनेसिस बिगिंस इन फीमेल एट द टाइम ऑफ डैश, तो काफी बच्चे जो नहीं पढ़े होंगे उनको लगेगा प्यूबर्टी के समय ही होगा, बट ओजेनेसिस फीमेल्स में एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। स्किन बिकम्स ऑयली, स्किन बहुत ऑयली हो जाते हैं में रिजल्ट इन प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में ये होता है और इसके कारण चेहरे पे पिंपल्स, एसन वगैरह निकलते हैं। ठीक है। तो ये चेंजेस होता है गर्ल्स में एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। अब देखते हैं बॉयज में क्या होता है। फेशियल हेयर ग्रोथ स्टार्स, जो फेशियल हेयर ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ बियर्ड एंड मस्टर्स, दाढ़ी मोछ के फॉर्म में। प्यूबिक हेयर ग्रोथ इन जेनाइटल एरिया एंड अंडर आर्मपिट्स, जैसे वहां पे पड़े थे, इनके भी प्यूबिक एरिया में, जेनाइटल एरिया में प्यूबिक हेयर ग्रो करने लगती है। वाइड शोल्डर, इनका शोल्डर चौड़ा होता है और हिप नैरो होता है। गर्ल्स में शोल्डर नैरो होता था और हिप वाइड होता था। इसमें वाइड शोल्डर एंड
narrow hips. Hormonal activity increase at this stage by which they easily attach to others. देखिए इस समय जो हमारा प्यूबर्टी का स्टेज होता है, इस समय हार्मोनल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हार्मोनल एक्टिविटी बढ़ने के कारण क्या होता है कि हम अपने इमोशन को उतना कंट्रोल नहीं रख पाते हैं और हम किसी अपोजिट जेंडर से इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं, इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं। मतलब वे कहते नहीं है कि वो हंस हंस दी तो हम उस पे फिदा हो गए, यही वाली बात हो गई कि प्यूबर्टी के समय हमारा हार्मोनल एक्टिविटी बहुत इंक्रीज रहता है। ठीक है, हम अपने तरह तरह के हमारे अंदर इमोशन आते हैं, जल्दी हम अपने इमोशन को बदल लेते हैं, इमोशनल कंट्रोल हम नहीं कर पाते हैं अपने आप पे, जिसके कारण हम दूसरों से अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये सामने वाला पर्सन हमें अट्रैक्टेड फील कराता है, ठीक है, और इसी के कारण हम उससे अटैच हो जाते हैं। तो यही है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म बिगिंस एट दिस स्टेज, जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। बॉयज में स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के समय ही स्टार्ट होता है। बॉयज बॉयज का जो वॉइस होता है वो थोड़ा डीप हो जाता है। डीप मतलब आवाज में उनके भारीपन आने लगता है, उनका वॉइस डीप हो जाता है। ठीक है, स्किन बिकम्स ऑयली, उनका भी स्किन ऑयली होता है, जिसके कारण एसेंस और पिंपल्स निकलते हैं। तो भाई अगर आपके चेहरे पे पिंपल्स वगैरह आ रहे हैं, एसिड वगैरह आ रहे हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, तो आप घबराइए मत। अगर आप तरह तरह की क्रीम लगाइएगा, वो केमिकल्स होते हैं उनमें, तो आपके चेहरे को और खराब कर सकते हैं। ये होता है एक स्टेज प्यूबर्टी के समय जिसमें पिंपल्स वगैरह आते हैं, बट क्या होता है कि जैसी प्यूबर्टी का स्टेज थोड़ा आगे जाएगा और हार्मोनल एक्टिविटी थोड़ी कम होगी, हम अपने इमोशन को कंट्रोल करने लगेंगे, तो अपने आप पिंपल्स एसिड वगैरह गायब हो जाते हैं। तो क्रीम लगाने से पिंपल्स नहीं जाते हैं, एक बात ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया कि प्यूबर्टी के समय में बॉयज एंड गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं। अब हम पढ़ते हैं सीधा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, क्लास 10th की एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये हमारा टेस्टिस है और इसी को कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन्स। ये आपको जो दिख रहा है ये हमारा टेस्टिस है, जिसको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन कहते हैं। ये पॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं। इसी स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस होता है। स्क्रोटम का काम क्या है, ये क्या करता है कि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, बाकी टेस्टिस को प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, टेस्टिस को मतलब हैच करके रखता है, यहीं पे टेस्टिस अटैच होते हैं। टेस्टिस से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ये जो आपको कॉइल स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम कहते हैं एपिडाइडिमिस। फिर एपिडाइडिमिस से आगे बढ़ेंगे तो वास डिफरेंस से आगे बढ़ते जाएंगे तो यही जो पाथ है। फिर यहाँ पे एजेकुलेटरी डक्ट आएगा, एजेकुलेटरी डक्ट के बाद यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा के बाद यूरेथ्रा के रास्ते के थ्रू स्पर्म क्या होता है, फीमेल बॉडी यानी वेजाइनल पाथ में जाता है। ठीक है, सर्विक्स में जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक इसको हम कहते हैं ग्लैंस पेनिस। ठीक है, और यहाँ पे जो स्क्रीन होता है उसको हम कहते हैं फोर स्किन। तो ये स्ट्रक्चर दिखाया गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। हर एक स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं एसेसरी ग्लैंड्स जो कि सीमेन बनाने में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे सेमिनल वेजाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को हम कॉपर ग्लैंड्स भी कहते हैं, कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, ये सेमिनल वेजाइकल दे दिया। एक होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, और मेल में इस ग्लैंड का कैंसर बहुत कॉमन हो गया है आजकल देखने में। प्रोस्टेट जिसको नहीं कहते हैं प्रोस्टेट कैंसर, इसका आपको अगर बीमारी का जो लक्षण होता है वो बार बार वॉशरूम आना होता है, ठीक है, रातों को नींद नहीं आता है, तो यही सब उसके कारण है। तो ये बहुत कॉमन बीमारी हो चुका है प्रोस्टेट कैंसर ह्यूमंस में। ठीक है,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट टेस्टिस, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा, इपिडाइडिमिस, एजैकुलेटरी डक्ट और साथ में एसोसिएटेड ग्लैंड भी। ठीक है। द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गेन। जो ह्यूमन यहाँ पे बता रहा है कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गेन्स, यानी इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गेन का ये एसोसिएशन है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बात करें अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तो डिजाइन फॉर प्रोडक्शन, मेंटेनेंस एंड डिलीवरी ऑफ स्पर्म। ये किसके लिए डिजाइन किया गया है? प्रोडक्शन, स्पर्म का प्रोडक्शन के लिए, उसका मेंटेनेंस के लिए और उसका डिलीवरी कराना कहाँ? in the form of male gametes, and it is also responsible for secretion of male sex hormones जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये टेस्टोस्टेरोन बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है मेल के लिए, जिसका इसीलिए इसको कहते हैं मेल सेक्स हार्मोन। मतलब प्यूबर्टी में जो चेंजेस आते हैं, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी जो चेंजेस आते हैं हमारे बॉडी में, वो इसी हार्मोन के कारण होता है। ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है उस चेंजेस के लिए। तो यहाँ पे डिटेल स्ट्रक्चर दिया गया। तो सबसे पहले मैंने बोला था कि हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो एक्सटर्नल ऑर्गेन्स और इंटरनल ऑर्गेन्स का एसोसिएटिव कम्बिशन है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे एक्सटर्नल ऑर्गेन्स। तो एक्सटर्नल ऑर्गेन्स में जो सबसे पहला कंपोनेंट्स आता है, जो सबसे पहला पार्ट्स आता है वो एस्क्रोटम होता है। ए लूज pouch like sac of skin that hangs behind the penis। देखो ये कह रहा है कि एक लूज pouch like स्किन होता है जो कि पेनिस के पीछे लगा रहता है। इट होल्ड्स द टेस्टिस, इसके अंदर टेस्टिस पाए जाते हैं। ठीक है। द स्क्रोटम एक्ट्स एज ए क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम। जो स्क्रोटम है ये क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम की तरह एक्ट करता है। क्यों करता है? बिकॉज फॉर नॉर्मल स्पर्म डेवलपमेंट के लिए टेस्टिस का टेम्परेचर हम बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। आपको पूछेगा एग्जाम में, देखिए मैं जब पढ़ाता हूँ तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता हूँ कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आपको एट द टाइम क्वेश्चन ही करने हैं, पढ़ना है लेकिन क्वेश्चन कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपको सक्सेस मिलेंगे एग्जाम में। तो मैं क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए खुद लिखा है द टेस्टिस मस्ट बी कीप्ट एट टेम्परेचर स्लाइटली कूलर देन द कोर बॉडी टेम्परेचर। जो टेस्टिस का टेम्परेचर होना चाहिए वो बॉडी के टेम्परेचर से 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि ये रिक्वायर्ड है। ठीक है। स्पेशल मसल्स इन द स्क्रोटम कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स टू मूव द टेस्टिस क्लोजर टू और फर्दर फ्रॉम द बॉडी फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन। टेम्परेचर रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो स्पेशल मसल्स होते हैं स्क्रोटम में वो क्या करते हैं? कंट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। जैसे कि आपको बता दें विंटर के समय बाहर बहुत ज्यादा ठंड रहता है, एक्सटर्नल टेम्परेचर बहुत लो रहता है। तो जो हमारा टेस्टिस का जो ये मसल्स है, स्क्रोटम मसल्स है, ये बॉडी के साथ क्या होते हैं? कंट्रैक्ट रहते हैं। ठीक है, बॉडी के साथ कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। ठीक है। लेकिन समर में क्या होता है? समर में टेम्परेचर हाई है, बॉडी का भी हाई है। तो ये क्या करते हैं कि बॉडी से थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। बॉडी से क्या हो जाते हैं? रिलैक्स हो जाते हैं। तो ठीक है, इनका कंट्रैक्ट और रिलैक्स डिपेंड करता है टेम्परेचर रेगुलेशन पे। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। अब हमारा नेक्स्ट, देखिए टेस्टिस भी एक एक्सटर्नल ऑर्गेन्स है जिसको हम टेस्टिकल्स भी कहते हैं। ओवल ऑर्गेन्स अबाउट द साइज ऑफ लार्ज ओलाइव्स सिक्योर्ड इनसाइड द स्क्रोटम बाय द spermatocoel. Most men have 2 testes. They have 2 primary function। देखिए अब बात आता है टेस्टिस का। टेस्टिस को हम टेस्टिकल्स भी कहते हैं। ओवल शेप होता है।
ठीक है, ओवल ऑर्गेन्स भी कहते हैं। और ये अभी मैंने बताया कि स्क्रोटम के अंदर सिक्योर्ड होता है, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ स्पर्मेटिकोड। स्पर्मेटिकोड के थ्रू ये जुड़ा रहता है स्क्रोटम से, ठीक है। मोस्ट मैन, यहाँ पे मोस्ट लिखा है, यानी कुछ व्यक्ति हैं जिनके पास शायद एक ही टेस्टिस होता हो, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट लिख दिया है। तो मोस्ट मैन हैव टू टेस्टिस, अधिकांश लोगों के पास दो टेस्टिस होते हैं। दे हैव टू प्राइमरी फंक्शन, इसके दो प्राइमरी फंक्शन है। पहला है प्रोड्यूसिंग स्पर्म वाया प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि प्यूबर्टी के समय स्टार्ट होता है। तो पहला स्पर्म का प्रोडक्शन करना। दूसरा जनरेटिंग द प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन को जनरेट करना एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जिस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, इसको कहते हैं मेल सेक्स हार्मोन। देखो यहाँ पे नाम लिखा है टेस्टोस्टेरोन। अब आता है पेनिस, द मेल ऑर्गेन्स यूज फॉर यूरिनेशन। देखो पेनिस का दो काम है, एक यूरिनेशन भी करना एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स भी करना, ठीक है। तो द मेल ऑर्गेन यूज फॉर यूरिनेशन एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स, उसी को हम कहते हैं पेनिस। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। द रूट अटैच टू द एब्डोमेन, पहला पार्ट को रूट कहते हैं, जो कि एब्डोमेन से अटैच होता है। देखिए इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाने वाला, तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ आपको पूरा डिटेल में, हर एक कंसेप्ट को समझाऊंगा, ठीक है, कि कौन सा ऑर्गेन का क्या क्या फंक्शन होता है। तो द रूट अटैच टू द एब्डोमेन, जो उसका रूट पार्ट होता है, ये रूट पार्ट एक निकला रहता है ना, मान लो, तो ये एब्डोमेन से कनेक्ट रहता है, ठीक है। फिर द बॉडी और सेप्ट एंड द ग्लैंड्स, दूसरा पार्ट द बॉडी, जो बॉडी है इसका, एंड तीसरा पास ग्लैंड्स, जिसको हमने बोला था ना ग्लैंड्स पेनिस, ये स्ट्रक्चर था। कहाँ गया, रुक जाओ अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने बोला था ना, ये देखिए, इसी को कहते हैं ग्लैंड्स, ठीक है। The sept contains 3 column-like spaces of erectile tissue that fill with blood during arousal, causing an erection. देखो जो इसका सेप्ट, जो बॉडी होता है, जो मिडल पार्ट होता है, 3 column-like spaces, ये टाइल टिश्यू होते हैं। That fill with blood during arousal, जो कि मैं इस लाइन को मतलब समझाता हूँ कि जो ये सेप्ट कंटेन करता है 3 column like स्ट्रक्चर, ठीक है, 3 column like स्ट्रक्चर होते हैं, जिसके पास इरेक्टाइल टिश्यू होता है। कौन सा टिश्यू होता है? इरेक्टाइल टिश्यू। और ये इरेक्टाइल टिश्यू ब्लड से फिल हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। सिंपल सा अगर लैंग्वेज में समझे तो एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिसके कारण जो पेनिस होता है वो इरेक्ट हो जाता है, यानी उसका इरेक्शन यही डिसाइड करते हैं। कौन डिसाइड करते हैं? इरेक्टाइल टिश्यू। इरेक्टाइल टिश्यू 3 column लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्पेसेस होता है, ठीक है, जो ब्लड के साथ फिल हो जाता है एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिसके कारण पेनिस हमारा क्या होता है? इरेक्ट हो जाता है। आप समझ में आया आपको? आई होप कि आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि क्यों पेनिस इरेक्ट होता है और क्यों अपने आप फिर नॉर्मल शेप में आ जाता है जब आप नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा अब हम पढ़ते हैं इंटरनल ऑर्गेन्स के बारे में। अब टेस्टिस के अंदर में जो ऑर्गेन्स है उनका क्या फंक्शन है, ठीक है। वंस स्पर्म इज प्रोड्यूस, जब एक बार स्पर्म टेस्टिस में प्रोड्यूस हो जाता है, आप देखिए स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए देखिए जो स्पर्म क्या कहते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है टेस्टिस में। देखिए टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, हर एक कंपार्टमेंट्स में 1 से 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में सर्टोली सेल्स होते हैं, सर्टोली सेल्स। और ये सर्टोली सेल्स क्या करते हैं? मेल जर्म सेल का प्रोडक्शन करते हैं। मेल जर्म सेल का जो प्रोडक्शन होता है, सबसे पहले उसको ये नॉरिशमेंट प्रोवाइड कराते हैं। क्या कराते हैं?
नॉरिशमेंट प्रोवाइड कराते हैं, सर्टोली सेल। देखिए मेल जर्म सेल ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है, और ये जो सर्टोली सेल्स है ये क्या करता है, इसको नॉरिशमेंट यानी इसका पालन पोषण करता है, नॉरिश द मेल जर्म सेल। ठीक है, तो वही है, ऐसी तो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। तो वही लिखा हो गया है, वंस स्पर्म इज प्रोड्यूस इन द टेस्टिस, जब टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस हो जाता है, इट ट्रेवल्स थ्रू ए सीरीज ऑफ डक्ट, ये एक सीरीज ऑफ डक्ट के थ्रू ट्रेवल होता है टू मैच्योर एंड प्रिपेयर फॉर एजेकुलेशन, ताकि ये मैच्योर हो सके और एजेकुलेशन के लिए प्रिपेयर हो सके। सबसे पहला जो इंटरनल डक्ट है वो है एपिडाइडिमिस, कॉइल्ड ट्यूब, ठीक है, सनगली अटैच टू द बैक ईच ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस के पीछे साइड में अटैच होता है, एक्ट एज ए मैच्योरेशन चैम्बर, मैच्योरेशन चैम्बर की तरह एक्ट, क्योंकि यहाँ पे स्पर्म का मैच्योरेशन होता है, स्टोरेज फैसिलिटी फॉर स्पर्म, स्पर्म को ये स्टोर करके भी रखता है। ठीक है, स्पर्म सेल लीव द टेस्टिस इमेच्योर, स्पर्म सेल क्या करते हैं, टेस्टिस से इमेच्योर स्टेज में ही उससे लीव कर जाते हैं, एंड इनकैपेबल ऑफ मूवमेंट, और वो मूवमेंट के लिए इनकैपेबल होते हैं। तो दे स्पेंड अबाउट 2 से 3 वीक्स इन द एपिडाइडिमिस गेनिंग मोटालिटी, इसीलिए वो एपिडाइडिमिस के अंदर, एपिडाइडिमिस जिसको हम मैच्योरेशन चैम्बर भी कहते हैं, तो एपिडाइडिमिस के अंदर वो 2 से 3 वीक्स क्या करते हैं, मोटालिटी गेन करने के लिए वहां पे अपना समय स्पेंड करते हैं। यानी आपसे पूछा जाएगा कि एपिडाइडिमिस में स्पर्म कितनी वीक्स के लिए होते हैं, कितनी दिनों के लिए होते हैं, तो वीक्स पूछेगा तो 2 से 3 वीक्स, और दिन पूछेगा तो 14 से 21 दिनों के बीच रहते हैं। किस लिए, मोटालिटी गेन करने के लिए, क्योंकि स्पर्म टेस्टिस से इमेच्योर स्टेज में आ जाते हैं, उनके अंदर मोटालिटी करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है, तो इसी कारण वो एपिडाइडिमिस में 2 से 3 वीक्स बिताते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा डक्ट है वो वास डिफरेंस है, लॉन्ग, आपसे कभी कभी ना एपिडाइडिमिस का साइज ही पूछ लेगा कि कितने साइज का होता है, तो ये 6 मीटर का होता है। ठीक है, याद रख लें। वास डिफरेंस, ए लॉन्ग मस्क्यूलर ट्यूब दैट ट्रेवल्स फ्रॉम द एपिडाइडिमिस up into the pelvic cavity, pelvic cavity से होते हुए, मतलब एपिडाइडिमिस से होते हुए पेल्विक कैविटी तक ये डक्ट पहुंचाता है, जिस डक्ट का नाम है वास डिफरेंस। ठीक है, जस्ट बिहाइंड द ब्लैडर, गैल ब्लैडर के बिहाइंड तक होता है। इट ट्रांसपोर्ट मैच्योर स्पर्म टू द यूरेथ्रा इन प्रिपरेशन फॉर एजेकुलेशन, ये क्या करता है, मैच्योर स्पर्म को यूरेथ्रा तक पहुंचाता है एजेकुलेशन के लिए। ठीक है, ये सारी तैयारी किसके लिए हो रही है, एजेकुलेशन के लिए। एजेकुलेशन क्यों होगा, फर्टिलाइजेशन के लिए। फर्टिलाइजेशन किस पर्पज से होगा, न्यूबॉर्न बेबी के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो ये देखिए कितना कॉम्प्लेक्स टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस एंड आल्सो एनिमल्स, एनिमल्स को भी हम रखेंगे इस कैटेगरी में। कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, गैमेटोजेनेसिस से स्टार्ट होता है और पार्चुरेशन पीरियड में खत्म होता है। तो देख लीजिए कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और कुछ टीचर्स इस टॉपिक को पढ़ाते ही नहीं। पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि आपके मन में जितना भी डाउट हो वो क्लियर हो सके बच्चों। ठीक है, फिर हम बात करते हैं वास डिफरेंस के बाद एजेकुलेटरी डक्ट। एजेकुलेटरी डक्ट फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ द वास डिफरेंस एंड द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल्स। ये कैसे बनता है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। एजेकुलेटरी डक्ट बात करें, देखिए वास डिफरेंस क्या करता है, टेस्टिस एपिडाइडिमिस से होते हुए उसको पेल्विक रीजन में पहुंचाता है स्पर्म को, इसमें मैच्योर स्पर्म ट्रेवल कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमारा सेमिनल वेसिकल है, इन दोनों के फ्यूजन पे यहाँ पे एक डक्ट हो जाएगा जिसको हम कहेंगे एजाकुलेटरी डक्ट। क्या कहेंगे बच्चों, एजाकुलेटरी डक्ट। ठीक है, जो कि वहां पे होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये हमने जान लिया। ठीक है,
ejaculatory duct formed by the fusion of the vas deferens and the duct of seminal vesicle. These duct empty directly into the यूरेथ्रा। और ये डक्ट क्या करता है, ये डक्ट क्या करता है, वास डिफरेंस को डायरेक्टली क्या करता है, यूरेथ्रा से जोड़ता है। ठीक है, एम्प्टी डायरेक्टली इनटू द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के बारे में अब आते हैं। देखिए यूरेथ्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका दो काम होता है, एक यूरिनेशन कराना, शरीर से यूरिन को बाहर निकालना, और स्पर्म एजैकुलेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, जो यूरेथ्रा जो होता है पेनिस के अंदर इस पाया जाता है, पेनिस के अंदर होता है। और आपको बताया था जो पेनिस का मिडल पार्ट है वो इरेक्टाइल टिश्यू कंटेन करके लिए जाते हैं। इरेक्टाइल टिश्यू क्या करता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स ब्लड को क्या करता है, ब्लड के कारण ये इरेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए पेनिस इरेक्ट हो जाता है एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, और उसमें कुछ हार्मोन्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उन हार्मोन्स का भी एक्टिविटी हम पढ़ेंगे। द ट्यूब दैट कैरी यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टू द आउटसाइड बॉडी, यूरिन को भी कैरी करता है। मेल में इट सर्व द ड्यूअल पर्पस फॉर एक्सपेलिंग सीमेन ड्यूरिंग एजैकुलेशन, सीमेन को भी बाहर निकालने में हेल्प करता है। थ्रू ए रिफ्लेक्स वाल्व प्रिवेंट यूरिन एंड सीमेन फ्रॉम मिक्सिंग। और एक रिफ्लेक्स वॉल्व होता है कि जो कि क्या करता है, यूरिन और सीमेन को मिक्सिंग होने से प्रिवेंट करता है। इसका मतलब है कि जब स्पर्म एजैकुलेशन यानी सीमेन एजैकुलेशन का वक्त आएगा, जब सीमेन एजैकुलेशन का वक्त आएगा तो ये क्या करेगा कि यूरिन को रोकेगा, और जब यूरिन आने वाला रहेगा तो ये क्या करेगा कि स्पर्म को रोकेगा। कौन, ये रिफ्लेक्स वाल्व। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है हमारा एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स का कंट्रीब्यूशन देख लो, जल्दी इसको देखेंगे। सीमेन बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जिसमें स्पर्म क्या हो, स्पर्म को फुल्ली न्यूट्रिएंट्स दी जाती है ताकि उसमें वो मैच्योर रहे और फीमेल बॉडी में जाए तब तक जिंदा रहे जब तक वो फर्टिलाइजेशन के साइट पे ना पहुंच सके। ठीक है, तो द एसेसरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस द वाइटल फ्लूइड दैट नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोवाइड मीडियम फॉर स्पर्म टू स्विम, स्पर्म को तैरने के लिए मीडियम प्रोवाइड करता है। इनके कंट्रीब्यूशन और पर्पस क्या है वो देख लेते हैं। सैक लाइक पॉचेस अटैच टू द वास्ट डिफरेंस, सैक लाइक पॉचेस होते हैं जैसे हमने पढ़ा था, ऐसे वास्ट डिफरेंस से अटैच होते हैं। ठीक है, दे प्रोड्यूस ए शुगर रिच फ्लूइड, ये क्या करते हैं, शुगर रिच फ्लूइड को प्रोड्यूस करके रखते हैं जिसको हम कहते हैं फ्रुक्टोज। प्रोवाइड एन एनर्जी सोर्स फॉर स्पर्म, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, मेकिंग 60% ऑफ द सीमेन वॉल्यूम। पूछेगा कि 60% कौन सीमेन बनाता है, तो वो होगा सेमिनल वेजाइकल। कितना परसेंट सीमेन बनाता है, 60% ऑफ सीमेन वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी ग्लैंड है, वॉलनट साइज का होता है। वॉलनट साइज, स्ट्रक्चर लोकेटेड जस्ट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे होता है। सीक्रेट्स एंड अल्कलाइन मिल्की फ्लूइड, देखो स्पर्म पीएच में कैसा होता है, अल्कलाइन, अल्कलाइन पीएच का होता है। और इसका रिस्पॉन्सिबल, इसका कारण कौन है, इसका कारण यही है भाई, प्रोस्टेट ग्लैंड। स्पर्म का अल्कलाइन पीएच होना, अल्कलाइन मीडियम प्रोड्यूस करना में सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करता है वो करता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, ये क्या करता है, एनहेंस स्पर्म मोटिलिटी एंड हेल्प्स न्यूट्रलाइज द नेचुरल एसिडिक ऑफ द मेल यूरेथ्रा एंड फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट। देखिए आपको पता है कि जो यूरेथ्रा है वो यूरिन को भी पास आउट करता है, तो यूरिन का पीएच क्या होता है, एसिडिक। अब जब यूरिन का पीएच एसिडिक होगा और मान लेते हैं कि स्पर्म न्यूट्रल होता, तो भाई इस एसिडिक पाथ से जब होके गुजरता तो वहीं पे सारे के सारे स्पर्म डीजेनरेट हो जाते कि नहीं। बट क्या करता है प्रोस्टेट ग्लैंड, क्या करता है कि स्पर्म के मीडियम को अल्कलाइन करता है। और आप पढ़े होंगे चैप्टर 1 में केमिकल चैप्टर 1 भी कह रहा हूं, उसमें पढ़े होंगे। एंड एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसमें आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा कि जब एसिड बेस आपस में रिएक्ट करते
करते हैं तो एक सबस्टांस बनाते हैं, न्यूट्रल सबस्टांस, जिसको हम सॉल्ट कहते हैं कि नहीं। यानी एसिड बेस जब मिलते हैं तो न्यूट्रल सबस्टांस बनाते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं मीडियम को। तो वही कह रहा है कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो अल्कलाइन मीडियम, जो अल्कलाइन मिल्की फ्लूइड बनाता है, वो क्या करता है, न्यूट्रलाइज द नेचुरल एसिडिटी ऑफ मेल यूरेथ्रा एंड फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट का। देखिए अब स्पर्म को फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट में भी जाना है, ठीक है, तो वहां का जो एसिडिटी है उसको ये न्यूट्रलाइज करता है। कौन करता है, जो ये अल्कलाइन फ्लूइड बने होते हैं। और इस अल्कलाइन फ्लूइड को कौन बनाता है भैया, इस अल्कलाइन फ्लूइड को बनाता है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। अब देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद ये भी पी लाइक छोटे छोटे मटर के दाने के जैसे स्ट्रक्चर होती है, पेयर में होते हैं ग्लैंड्स, ये सारे ग्लैंड्स पेयर में होते हैं, एक बार जान लेना। तो ये पी से साइज स्ट्रक्चर होता है, लोकेटेड जस्ट बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्लैंड के पीछे की साइड की तरफ होता है, ठीक है, यूरेथ्रा। ये क्या करता है, सीक्रेट्स clear slippery fluid directly into the urethra prior to ejaculation to lubricate the urethra and neutralize any residual acidic urine। देखिए ये भी, इसका भी काम बिल्कुल प्रोस्टेट ग्लैंड की तरह ही है, प्रोस्टेट ग्लैंड की तरह ही है, ठीक है। ये डायरेक्टली क्या करता है, एक फ्लूइड को डायरेक्टली यूरेथ्रा में ट्रांसफर कर देता है, जिससे यूरेथ्रा का जो पाथ है उसमें लुब्रिकेशन आ सके, वो लुब्रिकेट हो सके, एजैकुलेशन के जस्ट पहले ये करता है। और जो भी थोड़े मोरे एसिडिक यूरिन का जो पार्ट है यूरेथ्रा में, उसको ये क्या कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके। क्या कर सके बच्चों, न्यूट्रलाइज कर सके, ठीक है। आप बताते हैं, देखो ये 60% सीमेन बनाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड की अगर हम बात करें तो ये लगभग मैं बात करूं तो 30 से 35% ये सीमेन बनाता है, ठीक है। और इसका कंट्रीब्यूशन कम है, 5 से 10% ही बनाता है ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स की अगर हम बात करें। तो ये हमने तीनों एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा, इनका कंट्रीब्यूशन और इनका जो पर्पस है वो आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका ना पीडीएफ में आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो टेंशन नॉट। अब मैंने बोला था कि इसमें कुछ हार्मोनल रेगुलेशन का भी काम आता है, कि भाई इस कैसे स्टार्ट होता है गैमेटोजेनेसिस, कैसे स्टार्ट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में। तो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज टाइटली कंट्रोल्ड बाय इंट्रिकेट फीडबैक लूप इन्वॉल्विंग द ब्रेन एंड द टेस्टिस। इसमें ब्रेन का भी इन्वॉल्वमेंट है और टेस्टिस का भी इन्वॉल्वमेंट है, तब जाके जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कंट्रोल होते हैं, ठीक है। उनमें स्पर्म का प्रोडक्शन कंट्रोल होता है, हर चीज कंट्रोल होता है, ड्यू टू क्योंकि इसमें दो चीज काम कर रहा है, ब्रेन का भी इन्वॉल्विंग है एंड टेस्टिस का भी इन्वॉल्विंग है। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स, आपको पता है कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड्स है जो कि क्या करता है, जितने भी हार्मोन रिलीजिंग वाले जो ग्लैंड हैं, जितने भी ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करते हैं, उन सबको कंट्रोल करता है। ये कंट्रोल करता है सारे ग्लैंड्स को, जो कि जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स को भी यही कंट्रोल करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन का सिक्रेशन यही कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करता है कि ये संकेत सिग्नल भेजता है, किसके पास सिग्नल भेजता है, अभी देखते हैं। देखिए रिलीज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये क्या करता है कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीजेस कराता है, उसको सिक्रीट कराता है। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास संकेत आता है। मैंने बोला था ना, पिट्यूटरी ग्लैंड जो भी हमारे एंटीरियर ग्लैंड हैं वो सब किस ग्लैंड के से कंट्रोल होते हैं, वो सारे के सारे हाइपोथैलेमस ग्लैंड से कंट्रोल होते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास ये सिग्नल भेजता है कि, और ये सिग्नल कैसे आता है, ये आता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के वजह से। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, जैसे ही गोनाडोट्रोपिन हार्मोन
हाइपोथैलेमस ग्लैंड रिलीज करेगा तो उसको सिग्नल मिल जाएगा, जिससे वो क्या करेगा, दो क्रूशियल हार्मोन्स को रिलीज करेगा। ये सिग्नल्स कौन लेके जा रहा है? हाँ, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को कौन सिक्रीट कर रहा है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस सिग्नल किसके पास भेज रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, कि भाई तू अपना दो क्रूशियल हार्मोन्स को रिलीज कर, क्योंकि इन हार्मोन का रिलीजन, मतलब इन हार्मोन का जो रिलीज होगा तभी तो भाई ये आगे चल के स्पर्म का प्रोडक्शन क्या करेंगे, करेंगे। ठीक है। तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या करता है कि लेडिक सेल्स, देखो अब ना टेस्टिस की जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उसमें मेल जर्म सेल तो प्रोडक्ट होता ही है, प्रोडक्शन उसका, उसमें दो सेल भी होते हैं, मैंने बताया था सर्टोली सेल होता है जो कि नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है मैच्योर मेल जर्म सेल का, और एक होता है लेडिक सेल। ठीक है। ये लेडिक सेल क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करेगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करेगा। ठीक है। तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको हम एलएच हार्मोन भी कहते हैं, स्टिमुलेट्स द लेडिक सेल इन द टेस्टिस टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए उसको स्टिमुलेट करेगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, ये सर्टोली सेल वर्क विथ टेस्टोस्टेरोन टू स्टिमुलेट सर्टोली सेल, ये टेस्टोस्टेरोन के साथ वर्क करेगा ताकि वो सर्टोली सेल को क्या करे, स्टिमुलेट कर सके, तो इनिशिएट स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोडक्शन के लिए। ठीक है। सर्टोली सेल के बिना स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई वही तो है जो मेल जर्म सेल को, मैच्योर हो रहे मेल जर्म सेल को क्या करेंगे, नोरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले देख लो क्या होगा कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा, और ये हार्मोन क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जाएगा, मतलब उसको सिग्नल भेजेगा। सिग्नल भेजने के बाद जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो दो टाइप्स के हार्मोन रिलीज करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा कि लेडिक सेल पे ये वर्क करेगा, टेस्टिस में जो होते हैं वो क्या करेगा, लेडिक सेल को बोलेगा कि तू भाई अपना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज कर। ठीक है। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होगा, ये मिलकर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग के साथ मिलकर सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करेगा कि भाई यू इनिशिएट द स्पर्म प्रोडक्शन, आप क्या करो, स्पर्मेटोजेनेसिस को इनिशिएट करो, शुरू करो। टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, जैसे मैंने बोला था कि जो भी प्यूबर्टी में चेंजेस होते हैं वो सारे के सारे किस हार्मोन के रिस्पॉन्सिबल होने के कारण होते हैं, वो होते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के। ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के रिस्पॉन्सिबल के कारण होते हैं। ठीक है। अब मैं बात करूं जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, तो ये हम पढ़ ही चुके हैं, प्यूबर्टी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, डीप वॉइस, फेशियल हेयर ग्रोथ, मसल्स मास, मेंटेनिंग सेक्स ड्राइव, ये सब हमने पढ़ लिया है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी में जो चेंजेस आते हैं। तो हाँ जी भाई, यहाँ पर हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छे से कवर कर लिया। हमने क्या किया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छे से कवर कर लिया। अब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, चलो पढ़ लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें पढ़ेंगे क्योंकि आगे चल के ना वीडियो और भी लंबा हो जाएगा। तो द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज डिजाइंड टू परफॉर्म सेवरल कॉम्प्लेक्स फंक्शन, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए इसको डिजाइन किया गया। इट प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स, एग, और जिसको ओसाइट्स भी कहते हैं, प्रोवाइड द साइट्स फॉर फर्टिलाइजेशन, साइट्स प्रोवाइड कराता है फर्टिलाइजेशन के लिए, सपोर्ट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो फीटस होते हैं, फीटस किसको कहते हैं, डेवलपिंग एम्ब्रियो को हम फीटस कहते हैं। फीटस किसको कहते हैं बच्चों, डेवलपिंग एम्ब्रियो को हम फीटस कहते हैं। तो प्रेगनेंसी के समय क्या करता है कि फीटस को ये क्या कराता है,
ग्रोथ कराने में हेल्प करता है प्रेगनेंसी के समय, एंड फैसिलिटेट्स चाइल्ड बर्थ, जिसको हम पार्चुरेशन कहते हैं, चाइल्ड बर्थ को फैसिलिटेट करता है, जिससे एक न्यू बेबी बन जाता है। ठीक है। लाइक द मेल सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। मेल सिस्टम की तरह इसमें भी एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं, हैवली रेगुलेटेड बाय प्रीसाइज हार्मोनल साइकिल। और ये किससे रेगुलेट होते हैं? ये हार्मोनल साइकिल से रिलेट होते हैं, के द्वारा रिलेट होते हैं। ठीक है, रेगुलेट होते हैं। External organs. External organs. The external genitalia protect the internal reproductive organ from infection and provide sensory pleasure. Collectively, they are called the vulva. देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, दो एक्सटर्नल जेनेटेलिया है, प्रोटेक्ट द इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। एक्सटर्नल जेनेटेलिया इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, सेंसरी प्लीजर प्रोवाइड कराता है, और इनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? वल्वा कहते हैं। ठीक है। सबसे पहला जो हमारा स्ट्रक्चर दिख रहा है वो मोन्स प्यूबिस दिख रहा है। अराउंड फैटी पैड कवर्ड विथ प्यूबिक हेयर लोकेटेड ओवर द प्यूबिक बोन। ये हमारा कौन सा बोन है? प्यूबिक बोन। और यहाँ पे राउंडेड फैटी पैड, ये जो दिख रहा है राउंडेड फैटी पैड, इसी को कहते हैं हम मोन्स प्यूबिस। यहाँ पे फाइनी फाइनी छोटे छोटे हेयर होते हैं। ठीक है, इसको प्यूबिक बोन के ऊपर ये लोकेटेड है। अब हमारा दूसरा जो हमारा पार्ट है वो है लेबिया मेजोरा। देखिए इसके नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम कहते हैं यहाँ, ये जो हमारा पार्ट दिख रहा है इसको हम कहते हैं लेबिया मेजोरा। Labia majora, large fleshy folds of skin that enclose and protect the other external reproductive organs. They contain sweat and oil secreting glands. ये क्या कर रहा है कि sweat and oil secreting glands को contain करके रखता है, यानी यहीं से sweat और oil रिलीज होती है। तो ये देखिए ये भी लार्ज फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ स्किन होता है डेट एनक्लोज एंड प्रोटेक्ट ऑफ एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, जो कि अदर, यहाँ पे जो अदर एक्सटर्नल ऑर्गेन्स हैं उनको ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, स्वेट और ऑयल ग्लैंड को ये क्या करता है? कंटेन करके रखता है। फिर है हमारा लेबिया मिनोरा। लेबिया मिनोरा स्मॉलर होता है हेयरलेस फोल्ड ऑफ स्किन। देखिए यहाँ पे मोन प्यूबिस में भी फाइन फाइनी हेयर होते हैं, लेबिया मेजोरा में भी फाइनी फाइनी हेयर होते हैं, बट जो ये हमारा लेबिया मेनोरा है यहाँ पे ये हेयरलेस स्किन होता है, यहाँ पे कोई हेयर नहीं होता है, स्मॉलर होता है, छोटा सा होता है, हेयरलेस फोल्ड ऑफ स्किन। ठीक है, जस्ट इनसाइड द लेबिया मेजोरम, लेबिया मेजोरा के अंदर होता है, थोड़ा सा अंदर। दे सराउंडेड द ओपनिंग टू द वेजाइनल एंड यूरेथ्रा। ये क्या करता है? वेजाइनल एंड यूरेथ्रा के ओपनिंग को सराउंड यानी घेर के रखता है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आ गया क्लाइटोरिस, ए स्मॉल हाईली सेंसिटिव प्रोट्रूजन लोकेटेड वेयर द लेबियोमिनोरा मीट एट द टॉप। देखिए यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना, मीट एट द टॉप, यानी जो लेबियोमिनेरा है वो इसको ऊपर से, मतलब लेबियोमिनेरा ये है और दोनों मीट एट द टॉप, जो पूरा ये एक्सटर्नल जेनिटल एरिया इसके टॉप पे मिलती है। हाई सेंसिटिव पार्ट होता है फीमेल का सबसे सेंसिटिव पार्ट को अगर हम बात करें तो हमारा क्या होगा बच्चों? वो हमारा होगा क्लाइटोरिस। ठीक है, where is a it contain thousands of nerves endings and erectile tissue making it central to sexual arousal। ये क्या करता है कि इसमें thousands of nerves एंडिंग्स होता है एंड इरेक्टाइल टिश्यू भी इसके अंदर होते हैं। ठीक है, जो कि सेंट्रल टू सेक्सुअल एरोजल, ये सेक्सुअल मतलब सिंपल सा बात करें तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये इतना सेंसिटिव पार्ट्स है फीमेल का कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये क्या करता है कि एक्साइटमेंट प्रोवाइड कराता है। क्या कराता है? एक्साइटमेंट प्रोवाइड कराता है। यहाँ पे लिखा है सेक्सुअल एरोजल, उस वही कह रहा है।
और इसमें भी जैसे पेनिस के जो मिडल पार्ट होता है स्टेप्ट होता था उसमें इरेक्टाइल टिश्यू थे, जो कि टिश्यू क्या करते थे एट द टाइम ऑफ एजैकुलेशन क्या करते हैं या सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ब्लड को कंटेन करके पेनिस को इरेक्ट कर देते थे कि नहीं। तो इसमें भी इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, ठीक है। अब हम वेस्टिबल एंड ओपनिंग्स की बात करें, द एरिया इनक्लोज बाय द लेबिया मिनोरा कंटेन द यूरेथ्रल ओपनिंग। जहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो एरिया लेबिया मिनोरा के द्वारा इनक्लोज है उसी को हम कहते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग। ये क्या होता है, ये होता है यूरिनेशन के लिए फीमेल में किसके लिए होता है, ये यूरिनेशन के लिए होता है, ठीक है। तो फॉर यूरिनेशन एंड वेजाइनल ऑरिफिस, और फिर यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम कहते हैं वेजाइनल ऑरिफिस, जिसके थ्रू स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रेट में एंटर करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हमारा एक ग्लैंड का नाम लिखा है बार्थोलिन ग्लैंड्स। यहाँ पे आपको दिख रहा है कहीं बार्थोलिन्स ग्लैंड, located beside the vaginal opening. These glands secrete a fluid that lubricates the vaginal during arousal. देखिए, वेजाइनल ओपनिंग के अलावा देखो यहाँ पे ये वेजाइनल ओपनिंग के बिसाइड यानी उसके बगल में होता है। सॉरी, मैंने बिसाइड्स पढ़ लिया था, यहाँ पे बिसाइड लिखा है, मतलब वेजाइनल ओपनिंग के बगल में ही होता है, ठीक है। यहाँ पे तो नहीं है लेकिन यहीं पे होता है बगल में, ठीक है, यहीं बगल में ही होता है। जो कि क्या कहते हैं, रुक जा दूसरे से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो बगल में है ना, यहाँ पे होता है, जो कि क्या करता है कि ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराता है। जैसे कि यूरेथ्रा में लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए कौन सा ग्लैंड था, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड था कि नहीं बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो इसमें लुब्रिकेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, बार्थोलिन ग्लैंड्स, ठीक है, जो कि सेक्सुअल यानी ड्यूरिंग, यहाँ पे एरोजल का मतलब ही है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान क्या करता है, लुब्रिकेट्स करता है वेजाइनल ट्रैक को, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का फ्लूइड को क्या करता है, रिलीज करता है, एक प्रकार के फ्लूइड को रिलीज करता है, जो कि क्या किस में हेल्प करते हैं, हेल्प इन लुब्रिकेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब इंटरनल ऑर्गेन तो इसका बहुत सिंपल है। इंटरनल ऑर्गेन कहाँ से स्टार्ट होता है, वेजाइनल, सबसे पहले वेजाइनल ऑरिफिस होता है कि नहीं, जो बाहर से दिखता है, ठीक है, वेजाइनल ऑरिफिस जो बाहर से दिखता है। फिर है हमारा वेजाइना से आगे बढ़ेंगे तो सर्विक्स, ठीक है, सर्विक्स से आगे बढ़ेंगे तो हमारा आएगा यूट्रस, और यूट्रस के इधर जाएंगे तो फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब लास्ट में किससे जाके जुड़ा होगा ओवरी से। ओवरी अलमंड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ग्लैंड्स होता है। देखो ओवरी अलमंड शेप्ड ग्लैंड होता है, लोकेटेड ऑन द आइडर साइड ऑफ द यूट्रस के दोनों साइड लोकेटेड होते हैं। दे हैव टू प्राइमरी फंक्शन, पहला है कि ओजिनेसिस कराना, ठीक है। ओवम आर बोर्न विथ ऑल द एग, female are born with all the egg, they will ever have around 1 to 2 million। देखो जब कोई फीमेल जन्म लेती है तो उसके ओवरी में 1 से 2 मिलियन ये काम करते हैं, रेडी का इस्तेमाल करते हैं। 1 से 2 मिलियन ओवरी होता है, बट एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी का समय आते आते उसके ओवरी में सिर्फ 300 से 400 ही जो होते हैं इमेच्योर एग होते हैं, ठीक है। देखिए यही कह रहा है कि फीमेल आर बोन्स विथ ऑल द एग दे विल एवर हैव, जो फीमेल जब बोर्न होते तो उसके पास अराउंड 1 to 2 मिलियन होते हैं।
but only about 300 to 400 will mature and be ovulated during the reproductive year. Reproductive year फीमेल में जब तक रहता है उसमें सिर्फ 300 से 400 ही एग क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं और एक ओवम बनाते हैं। ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूँ कि फीमेल जब जन्म लेती है तो उसके ओवरी में 1 से 2 मिलियन अराउंड इमेच्योर एग होते हैं। बट एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी का समय आते आते, प्यूबर्टी का समय आते आते उसके ओवरी में सिर्फ और सिर्फ 300 टू 400 एग रह जाते हैं। ठीक है, और यही एग क्या करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कराते हैं। ठीक है, हार्मोन प्रोडक्शन, सिक्रेटिंग द प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, देखो मेल सेक्स हार्मोन एक ही होता है टेस्टोस्टेरोन, लेकिन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो टाइप्स के फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं। फैलोपियन ट्यूब्स, अब हम पढ़ते हैं फैलोपियन ट्यूब्स के बारे में। नैरो होता है, पतला होता है, ठीक है, होता है। मस्क्यूलर ट्यूब होता है, एक्सटेंड फ्रॉम द अपर कॉर्नर ऑफ द यूट्रस के अपर कॉर्नर से एक्सटेंड करते हुए ओवरी तक ये एक्सटेंड करता है। एट द एंड नियर द ओवरी दे हैव फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम फिम्बरी कहते हैं, फिम्ब्रिया। ठीक है, डेट स्वीप रिलीज एग इनटू द ट्यूब, जो क्या करता है, रिलीज एग को अपने ट्यूब में घिसता है। ठीक है, फिर क्रूशल फैक्ट, इसके बारे में कुछ क्रूशल फैक्ट दिए गए हैं तो इनको हम जान लेते हैं। फिम्बरी के बाद इनफंडिबल भी पार्ट आता है। ठीक है, फिर इसका एम्पोला पार्ट आता है, इस्मत पार्ट आता है, इनफंडिबल पार्ट आता है, तब आता है फिम्बरी। तो ये इसका सीक्वेंस है फैलोपियन ट्यूब का। द फैलोपियन ट्यूब इज द एग्जैक्ट साइट वेयर फर्टिलाइजेशन यानी मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड एग टिपिकली टेक्स प्लेस। फैलोपियन ट्यूब एक ऐसा साइट है जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। यूट्रस वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हॉलो पियर नाशपाती की तरह होता है। ठीक है, A hollow pear-shaped muscular organ. It is the destination for fertilized egg. Fertilized egg का destination होता है, यानी fertilized egg को, जो egg fertilize हुआ है with sperm, उसका destination यूट्रस है, उसको यूट्रस तक पहुंचना है। Which implants into its inner lining. देखो यूट्रल के ना 3 वॉल होते हैं, जो आउटर वॉल होता है उसको पेरीमेट्रियम कहते हैं, जो होता है मिडल वाला होता है उसको मायोमेट्रियम कहते हैं, और जो इंटरनल वॉल्व होता है उसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। जो इनर लाइनिंग होता है उसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। तो ग्रो इनटू ए फीटस, तो ये क्या करता है कि फर्टिलाइज एग को अपने एंडोमेट्रियम लाइनिंग के साथ इम्प्लांट करता है ताकि जो फर्टिलाइज एग है वो एक फीटस में ग्रो हो सके। द थिक मस्कुलर walls expand massively during pregnancy and contract to push the baby out during birth। और जो इसके थिक मस्क्यूलर वॉल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सपेंड मैसिवली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के समय एक्सपेंड करते हैं, मतलब ज्यादा फैलते हैं। ऐसे ये मान लो स्ट्रक्चर है, ऐसे ज्यादा फैलते हैं। ठीक है, एंड कंट्रैक्ट इसको टू पुश बेबी आउट ड्यूरिंग ग्रोथ। और जब गेस्टेशन पीरियड खत्म होता है, जब गेस्टेशन पीरियड समाप्त हो जाता है, तब क्या करते हैं कि कंट्रैक्ट करते हैं, ये कंट्रैक्ट होते हैं ताकि जो बेबी फुल्ली डेवलप हो चुका है उसका बर्थ हो सके। बर्थ के समय ड्यूरिंग बर्थ। सर्विक्स, द लोअर नैरो पार्ट ऑफ द यूट्रस, यूट्रस के नीचे वाला पार्ट होता है दैट कनेक्ट्स टू द वेजाइना, वेजाइना के से कनेक्ट होता है। इट एक्ट एज ए गेटवे, गेटवे की तरह काम करता है। इट प्रोड्यूस ए म्यूकस प्लग दैट चेंज कंसिस्टेंसी थ्रू आउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल टू आइदर ब्लॉक और असिस्ट स्पर्म पैसेज। देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट एक्ट एज गेटवे, गेटवे की तरह काम करता है, यानी it produce a mucus plug that change consistency throughout the menstrual cycle
टू आइदर ब्लॉक और असिस्ट स्पर्म पैसेज। जो क्या करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी जब बेसिकली ब्लीडिंग फेज होता है, मेंस्ट्रुअल फेज, उस समय क्या करता है कि एक ये म्यूकस रिलीज करता है जो कि उस रास्ते को ही बंद कर देता है ताकि स्पर्म उस पैसेज को पार कर ना पाए, स्पर्म उस पैसेज को पार ना कर पाए। ठीक है, इसीलिए ये काम करता है। ठीक है भाई, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए ये गेटवे की तरह एक्ट करता है। वेजाइनल लास्ट पार्ट, ठीक है, ए मस्क्यूलर इलास्टिक कैनल दैट connects the cervix to the outside of the body. It serves as the respectable for sperm during intercourse. ये क्या करता है, मस्क्यूलर इलास्टिक कैनल होता है, यानी जितना चाहे फैलने के लिए फैल सकता है, और इसके फैलने में एक हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है जिसको हम कहते हैं रिलैक्सिन हार्मोन। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ वेजाइनल के ओपनिंग के मतलब वेजाइनल के साइज को इंक्रीज करता है, एक्सपेल्ड करता है, ठीक है, ताकि जो बेबी है वो बाहर निकल सके। तो ये मस्क्यूलर इलास्टिक कैनल होता है, इस इलास्टिक कैनल इसलिए यहाँ पे लिखा गया है। डेट कनेक्ट द सर्विक्स टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, जो कि सर्विक्स से कनेक्ट होते हुए बॉडी के आउटसाइड तक जाता है। इट सर्व्स एज रिस्पेक्टिकल फॉर स्पर्म ड्यूरिंग इंटरकोर्स। ये स्पर्म को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है इंटरकोर्स के दौरान। जब इंटरकोर्स हो जाता है तो स्पर्म का इजैकुलेशन हो जाता है वेजाइना में, और वेजाइना क्या करता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है रिसेप्टिकल। ठीक है, द पाथवे फॉर मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो एंड द बर्थ कैनल ड्यूरिंग डिलीवरी। और ये मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो और बर्थ कैनल ड्यूरिंग डिलीवरी, उसका पाथवे कौन है, वेजाइना। वेजाइना क्या है, उसका पाथवे है। मेंस्ट्रुअल साइकिल देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल 5 फेज में होती है। ये भी पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप इसके लिए अवेयर हो सके। मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए जितने भी बॉयज इस वीडियो को देख रहे हैं भाई, शर्माओ मत पैड खरीदने में, क्योंकि वही पैड की वजह से आज आप इसी मेंस्ट्रुअल की साइकिल की वजह से आज आप इस दुनिया में हो। मैं बोल रहा हूँ इसी मेंस्ट्रुअल साइकिल से, आप पढ़ रहे हो इसी मेंस्ट्रुअल साइकिल के कारण। तो शर्माओ मत गर्ल्स, आपको भी शर्माने की जरूरत नहीं है, खुल के बात करो इन सब चीजों में। ठीक है, अपने फीलिंग्स को शेयर करो, जानो कि क्यों भाई ये ऐसा थोड़ी है कि किसी एक लड़की में होता है, ये तो भाई दुनिया के सारे गर्ल्स में होता है। तो भाई जब सारे लोगों में सेम है ये प्रोसेस, तो इसको शर्माना क्यों है। इसको पढ़ते समय मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, पीरियड्स के बारे में लोग जान के ही थूथू मैं करते हैं कि अच्छी भाई इस लड़की को पीरियड है, ये आज बर्तन नहीं छुएगी। पहले परंपरा था छुआछूत की कि भाई आज इसको किचन में नहीं जाने दिया जाएगा, खाना नहीं बनाने दिया जाएगा। बट आज जनरेशन चेंज हो चुका है, आप जेनजी हो या फिर अल्फा हो, कुछ भी हो वगैरह, आई डोंट नो। आप बस, मेरा मोटिव यही है कि आप इसके लिए अवेयर हो, हर उस चीज की रिस्पेक्ट करें जिसकी वजह से आप इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हो। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात कर रहा था। तो पहला फेज इसका होता है मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा इसका फेज होता है फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज के बाद इसका आता है ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, ओव्यूलेटरी फेज के बाद लास्ट फेज जो होता है वो, देखिए यहाँ पे ओव्यूलेशन होता है और लास्ट फेज जो इसका होता है वो ल्यूटियल फेज। ये ल्यूटियल फेज क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो यूट्रस के वॉल्व जितने भी डीजनरेट हुए उनको फिर से रिपेयरिंग का काम कराता है। तो द सेटिंग ऑफ द थिक एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूट्रस रिजल्टिंग इन द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग।
देखो जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होता है, देखो हर महीने क्या होता है, हर महीना जो यूट्रस का जो इनर वॉल होता है जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, हर महीना जब से गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, हर महीना प्रेगनेंसी के लिए उस वॉल्व को मेंटेन करके रखा जाता है, उस वॉल को मेंटेन करके रखा जाता है। ठीक है, मतलब उसके थिकनेस को इंक्रीज किया जाता है। बट जब फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है तो एग क्या होता है, जो एग है वो 72 आवर्स के बाद 72 आवर्स के बाद डीजनरेट होके आके कहाँ पे जमा हो जाता है, आके जो यूट्रस का लाइनिंग था, जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वहीं पे आके डिपॉजिट हो जाता है। डिपॉजिट होने के बाद क्या होता है, जब मेंस्ट्रुअल फेज आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये 1 से 5 दिनों का फेज आता है, इस दौरान वो एज द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बाहर आते हैं बॉडी से थ्रू वेजाइना। ठीक है, जिसलिए वेजाइना को हम कहते हैं कि ये मेंस्ट्रुअल ब्लड डिलीवरिंग का पाथवे है। ठीक है, इस समय क्या होता है, लो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखो की हार्मोन्स इन्वॉल्व्ड, इसमें जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं वो उनका सिक्रेशन क्या होता है, लो होता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज याद रखना 1 से 5 दिनों का होता है। नेक्स्ट फेज हमारा आता है फॉलिकुलर फेज। देखिए, जब मेंस्ट्रुअल फेज खत्म हो जाता है, जब ब्लीडिंग फेज खत्म हो जाता है, तो फिर जो ओवरी के अंदर जो इमेच्योर एग है, जो इमेच्योर एग हैं, फिर इनका मेच्योरेशन स्टार्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इसी फेज को हम कहते हैं फॉलिकुलर फेज। तो क्या करते हैं, प्रोमोटिंग फॉलिकल इन द ओवरी टू मैच्योर। देखिए, मैच्योर कराने के लिए फॉलिकल्स को प्रमोट कराते हैं। द ग्रोइंग फॉलिकल सीक्रेट एस्ट्रोजन विच रिबिल्ड्स द यूटराइन लाइनिंग। तो जो ग्रोइंग फॉलिकल्स है, जब ग्राफिन फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपको जब पढ़ोगे ना क्लास 12 में और डिटेल्स, तो आपको पढ़ोगे कि पहले प्राइमरी फॉलिकल बनता है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, फिर टर्शियरी फॉलिकल बनता है, फिर वो टर्शियरी फॉलिकल अच्छे से जब मैच्योर हो जाते हैं तो ग्राफियन फॉलिकल होते हैं। ठीक है, विच रिबिल्ड्स द यूटराइन लाइनिंग, जो क्या करते हैं, जो यूटराइन लाइनिंग होता है इनको रिबिल्ड्स करते हैं, मतलब उनको दोबारा से प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि भाई उनको पता है यार, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पता है कि देखो कभी ना कभी फर्टिलाइजेशन तो होगा ही होगा, तो वो प्रिपेयर पहले से करते हैं। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वही जो यूट्रस का जो वॉल्व इतना मोटा हुआ था, ठीक है, जो एग डीजनरेट होके यूट्रस के वॉल में जाके क्या हुए थे, डिपॉजिट हुए थे, वही बाहर निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ठीक है, तो यही बात है। देखो ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन कब होता है, देखो जब फॉलिकल पूरी तरीके से क्या होते हैं, ग्राफियन फॉलिकल बना देते हैं, ग्राफियन फॉलिकल में मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, तो ग्राफियन फॉलिकल में मैच्योर होने के बाद क्या होता है कि जो हमारा वो उसके अंदर जो इमेच्योर एग है वो प्राइमरी ओसाइट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब प्राइमरी ओसाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तब आके कौन रिप्ले वर्क करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ग्राफियन फॉलिकल को डिजनरेट करेगा और प्राइमरी ओसाइट्स किस में चेंज हो जाएगा, फर्स्ट पोलर बॉडी। मतलब ये बेसिकली क्या कराएगा, ये कराएगा मियोसिस 1, ये मियोसिस 1 कराएगा। मियोसिस और माइटोसिस इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको समझा चुका हूं। तो फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगा, ठीक है, और इसके साथ बनेगा सेकेंडरी ओसाइट्स। इसमें जो प्लोइडी लेवल होगा वो n होगा। ठीक है, हाफ होंगे, क्रोमोसोम का जो संख्या होगा हाफ हो गया। ठीक है,
तो ये जो एग, देखिए जो एग होता है वो फैलोपियन ट्यूब में आता है इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी oocytes। और मियोसिस टू पता है कब होता है? मियोसिस टू जस्ट फर्टिलाइजेशन के पहले होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन होने के जस्ट पहले मियोसिस टू होता है और सेकेंडरी oocytes एक ओवम में बदल जाता है। ठीक है, तो जो एग रिलीज होता है फैलोपियन ट्यूब में इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी oocytes। और एग कब होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। एग कब रिलीज होता है फैलोपियन ट्यूब में? मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन पे इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी oocyte। फर्टिलाइजेशन होने वाला रहेगा तब सेकेंडरी oocytes क्या करेगा? तब सेकेंडरी oocytes में मियोसिस टू होगा और वो ओवम में बदलेगा। ठीक है, तो यही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? जो ग्राफिन फॉलिकल होता है उस पे आके अपना एक्टिवेशन चालू करता है, ट्रिगर्स करता है, जिसके कारण फॉलिकल रप्चर होते हैं और उससे मैच्योर एग रिलीज हो जाता है फैलोपियन ट्यूब में। और जो ये रैप्चर फॉलिकल हैं ये किस में बदल जाते हैं? ये कॉर्पस ल्यूटियम से बदल जाते हैं, जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है, जो कि यूट्राइन लाइनिंग को प्रिपेयर करता है फिर से किसके लिए? प्रेगनेंसी के लिए। इफ फर्टिलाइजेशन डजंट ऑकर, अगर फिर से फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो द कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट, कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाता है और हार्मोन लेवल ड्रॉप एंड द साइकिल रिसेट्स। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाएगा। जब कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाएगा तो बच्चों जो हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसका क्या होगा? उसका लेवल ड्रॉप होगा और फिर से साइकिल क्या होगा? रिसेट। साइकिल ये रिसेट हो जाएगा, जो कि यूट्रस पे जो कि डिपॉजिट पार्ट होंगे वो क्या होंगे? इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर क्या होंगे? वो रिलीज होके बाहर आएंगे थ्रू वेजाइनल ऑरिफिस के थ्रू, और फिर से दोबारा मेंस्ट्रुअल साइकिल ऐसा होता रहेगा। और ये कब तक चलता रहेगा? मतलब एक फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल कब तक चलता रहेगा? तो 45 साल के उम्र तक चलता रहेगा। यानी एक औरत सिर्फ 45 साल तक ही माँ बन सकती है, 45 साल के बाद वो माँ नहीं बन सकती। बट आदमी मरते दम तक बाप बनने की कैपेसिटी रखता है। एक जो मेल है वो मरते दम तक बाप बनने की कैपेसिटी रखता है, बट फीमेल्स 45 साल के बाद माँ बनने की कैपेसिटी नहीं रखती है। ठीक है, तो यही फर्क है एक औरत में और एक आदमी में। बट आप बताओ सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो किसका है? मेरे अकॉर्डिंग फीमेल का है। आपको पता है कि ड्यूरिंग पार्चुरेशन जब मैं पढ़ाऊंगा फीमेल कितना दर्द सहती है एक बच्चे को जन्म देने में। जितना दर्द हड्डी टूटने में होता है उससे 100 गुना दर्द तब होता है जब यूट्रस का जो वो लाइनिंग है वो कंट्रैक्ट होता है, जो अम्बिलिकल कोड होते हैं, जो प्लेसेंटा होते हैं वो कंट्रैक्ट होते हैं, उसमें दर्द होता है। इतना दर्द होता है, बर्थ के टाइम में दर्द होता है जब वो बेबी को जन्म देने वाली होती है, उस समय जो दर्द होता है भाई, वो दर्द मतलब उसको आप लोग, अगर आप मेल हैं तो कभी उस दर्द को आप लोग एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते, नेवर। तो ये फेज याद रखना, जो ल्यूटियल फेज है वो 15 से 28 दिन का होता है, 14वें दिन पे ओवुलेशन होता है। 1 से 13 दिन, 1 से 5 दिन के बीच में मेंस्ट्रुअल फेज होता है। ब्लीडिंग फेज के बाद जो 6 से 13 दिन होते हैं फॉलिक्यूलर फेज होता है। यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों? यहाँ पे लिख लो 6। ठीक है, अच्छा बताओ कब सेक्सुअल इंटरकोर्स में आएंगे तो फर्टिलाइजेशन होने का चांसेस कम होगा? आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल। जैसे ब्लीडिंग फेज समाप्त हुआ, जैसे ब्लीडिंग फेज समाप्त हुआ तो तैसे ही अगर हम
अगर कपल्स मेंस्ट्रुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स में आते हैं तो क्या होगा, उनमें जो फर्टिलाइजेशन का जो रेट होगा, जो फर्टिलाइजेशन का रेट होगा वो नेग्लिजिबल होगा, होगा ही नहीं, क्योंकि ओव्यूलेशन तो 14 डे पे आता है, आपने ब्लीडिंग फेज के बाद ही सेक्सुअल इंटरकोर्स स्टार्ट कर दिया। और एक स्पर्म की वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 72 आवर्स की होती है। तो 3 दिन मान लो, 5 से 8 दिन में वो क्या हो गया, डिजनरेट हो गया, फिर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर ही नहीं रहे हैं और एग इंतजार कर रहा है कि स्पर्म आएगा, उस समय आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर ही नहीं रहे हैं। फिर आप उस फेज के जाने के बाद, ओव्यूलेशन फेज के जाने के बाद आप 16 से 17वें दिन क्या कर रहे हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं। तो कहां से प्रेगनेंसी रेट क्या होगी, ऑलमोस्ट जीरो होगी। इसीलिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि ब्लीडिंग फेज के बाद कम से कम आप 4 से 5-6 दिनों के बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स में आइए प्रेग्नेंट होने के लिए। हार्मोनल कंट्रोल समरी, हार्मोन कंट्रोल देखो ये क्या करता है, इसमें भी ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को ये रिलीज करता है हाइपोथैलेमस, ये जाके इसको संकेत करते हैं कि भाई तू अपना एफएसएच और एलएच हार्मोन रिलीज कर, ठीक है। ओवरी जो एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करती है, वो बिल्ड्स टिश्यू सेकेंडरी सेक्सुअल ट्रेट। देखो मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल ट्रेट को कौन डेवलप करता है, टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल में एस्ट्रोजन, जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट, आर्बिटा और जेनाइटल एरिया में बालों का आना, ठीक है, वॉइस का हाई हो जाना, ये सब। प्रोजेस्टेरोन मेंटेन प्रेगनेंसी इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखता है। और बाकी ये उसका स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। तो आज के हम इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम या ह्यूमन रिप्रोडक्शन इसमें पढ़ाऊं तो लगभग 3 घंटे का वीडियो हो जाएगा, ज्यादा लंबा वीडियो सही नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट यानी एक ही 2 दिन के बाद मैं इसका नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें मैं फर्टिलाइजेशन, गैमेटोजेनेसिस, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन पीरियड, पार्चुरेशन, ये सारा का सारा टॉपिक मैं क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। तो इंतजार जरूर करना अगले वीडियो का। देखिए मैंने नोट्स बना के रखा है गैमेटोजेनेसिस का, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो इसी के साथ करते हैं इस लेक्चर को समाप्त। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार।